इक्वल डिस्टेंस की बात करी जाए तो इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया था, E इज टू के क्यू, क्यू मतलब सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से नज़र आती थी। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पर एक नेगेटिव चार्ज उसी अमाउंट का हमने रख दिया, मान लो जिससे हम लोग डाइपोल बना देते थे, तो देखो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखती थी, है ना, कि पॉजिटिव से हम लोग क्या करें, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यहाँ से देखो निकाला, अभी तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे और आगे जाएगा इसका फोर्स का डायरेक्शन देखो कैसा होता जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा, और यहाँ पर जाके ये फाइनली मैक्सिमम हो जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पर कहाँ पर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, अभी यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, बट इन केस मैं इस नेगेटिव चार्ज को हटा दूँ और मैं यहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, जब ये जो टेस्ट चार्ज है उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो गया। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब नेट फील्ड भी ज़ीरो हो जाना, याद है? क्लियर है ना बात ये? अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, एक चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे इस वाले चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका लेफ्ट साइड में, उसको अगर देखा जाए इस टेस्ट चार्ज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो इसका फोर्स बढ़ गया है और इसका फोर्स क्या हो गया है, लेफ्ट वाले का फोर्स कम हो गया है और राइट वाले का फोर्स ज़्यादा है, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, अवे, किससे, राइट वाले से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं किस तरीके से फोर्स की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, ये चीज़ें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव फॉर द फर्दर टॉपिक। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो डिस्कशन करना था वो डिस्कशन हमें याद है, एक बार जल्दी से रिविजन रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी पढ़ी थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी में सबसे पहली बात हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज है तो उससे किसी दूरी पर r डिस्टेंस पर अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना, जहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज की अब आवश्यकता नहीं है, बस पता करने के लिए आवश्यकता होती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है कितना, k q अपॉन आर स्क्वायर। मतलब किस पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है और उससे जितनी दूरी है उस पॉइंट की जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे क्या कि मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, ठीक, और ये क्या है बेटा, x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और ये जो सोर्स चार्ज है प्लस q, उसका पोजीशन वेक्टर कुछ है x1, y1 और z1, और यहाँ से दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है x2, y2 एंड z2, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट B, ये पॉइंट A है ना। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अवे होगा। बोलो बात समझ में आया? तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या होगा, A से B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? डायरेक्शन तो ये होगा ना, A से B की तरफ, सो वी नीड टू टेक अ यूनिट वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उस यूनिट वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं बेटा क्या, E का मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, और AB को क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ AB वेक्टर। ओके, A से B तक की दूरी को एक्चुअली क्या बोला जाएगा, R बोला जाएगा, और यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर R1, और ये क्या बोल दूँ बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2, position vector of that point where we need to find out the electric field, and R1 is what, it is the position vector of the source charge. So in that case what will you write, AB vector, तो AB vector को क्या लिखोगे तुम, OB minus OA, that is R2 minus R1। ठीक है, so mod of AB vector को क्या लिखोगे, R, जिसे हम कहेंगे mod of R2 minus R1 vector। याद रहेगा बेटा ये चीज़? तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सो दैट कैन बी रिटन एज k q अपॉन
आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। मॉड ऑफ R2 माइनस R1 है क्या, R ही है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज KQ अपॉन R क्यूब और R2 माइनस R1। याद रहना चाहिए R1 क्या है और R2 क्या है, ठीक है। R1 क्या है, R1 का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर, ऑफ सोर्स चार्ज। और ये क्या है, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा सोचो, अगर यही जो चार्ज हमने ए पर लिया है वो नेगेटिव होता तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसके ऑपोजिट हो जाता, बोलो। मतलब वहां पर R2 माइनस R1 की जगह क्या आ जाता बेटा, नेगेटिव की वजह से क्या आ जाता है, KQ अपॉन R क्यूब होता, लेकिन R1 माइनस R2 हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ आया है उसका ऑपोजिट करने का मतलब क्या, नेगेटिव से साइन मल्टीप्लाई कर देना। तो ये काम चार्ज खुद अपना कर लेता है। कभी भी अगर आपका वेक्टर फार्मूला दिया जाए, चाहे आपका फार्मूला F12 का दिया गया था, है ना, KQ1 Q2 अपॉन R क्यूब R1 माइनस R2 दिया गया था, तो इस चीज़ में याद है ना कि Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है तो यही रहेगा, नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक नेगेटिव कर देगा। उसी तरीके से सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो यही फॉर्मूला रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव है तो विद साइन रख दोगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बोले यार। श्रेयांश गुप्ता क्या कहना चाह रहे हो बेटा, R2 माइनस R1 वेक्टर तो वेक्टर है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो एक बार, बोल के बताओ मुझे क्या समझकर पूछना चाह रहे हो बेटा इसमें। आर वेक्टर है, मतलब हम कह सकते हैं आर वेक्टर है, ठीक है, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि ये तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर ये वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, इस वेक्टर की तुम बात करना चाह रहे हो, ये आर वेक्टर। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि सर E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R क्यूब इंटू आर वेक्टर लिख दिया जाए, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ लिख दो, लेकिन आर वेक्टर बार बार बोलोगे कि आर वेक्टर था क्या, इसीलिए मैंने R2 माइनस R1 लिखा कि वहाँ पर याद रहे कि R2 और R1 चीज़ें क्या है, ठीक है। R2 क्या है, R2 इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। R1 क्या है, जहाँ पर सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चलो तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज का सवाल हमारे सामने है, जो मैंने कल होमवर्क दिया था उस सवाल में सबसे कह रहा है क्या, स्मॉलेस्ट टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिगरेशन, विल इट ट्रेवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। क्या ये लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग ही ट्रेवल करेगा? यार क्या कर रहे हैं आज, मैं तो उन लोगों को इन कभी ना करूँ। कौन है मृगांक गुप्ता? बेटा जितने लोग लेट में आए हो ध्यान रखना, अगली बार से मेरे पास 30 स्टूडेंट जैसे हो जाएंगे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, बाकी इन नहीं करूँगा मैं किसी को। इसीलिए जैसे लेके जाया कर 5 मिनट के अंदर इन हो जाया करो। इसका आंसर मुझे कोई बताएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? A test charge, a small test charge is released at rest at a point in हाँ बोलो बेटा। हाँ 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 बिल्कुल सही जवाब है। ये कहना है तो इसका आंसर क्या होगा, क्या एक टेस्ट चार्ज हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग ही मूव करेगा? तो आपका आंसर होगा क्या,
आपका आंसर ना तो यस होगा ना तो नो होगा, इट डिपेंड्स। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर स्ट्रेट लाइन है, फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई चार्ज आपने फ्री किया दैट विल डेफिनेटली मूव अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, किसकी तरफ मूव करेगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर ये कर्वीलिनियर लाइन है, कर्व्ड है, तो क्या ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा? जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक, तो ये जो डायरेक्शन है ये, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर है, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है, मतलब उस पर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ लगेगा। अगर इस पॉइंट पर मैं देखूँ तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है। इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है। मतलब किसी कर्व लाइन पर अगर ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस पर फील्ड कह लो या फोर्स कह लो, या आप क्या कह सकते हो बेटा? एक्सिलरेशन कह सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? एक्सिलरेशन। सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, चाहे ऐसे कुछ भी हो, ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और वी कैन से ये क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सिलरेशन। ठीक है, अब जरा सोच के देखो कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जो एक्सिलरेशन लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। अभी ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और ये जो एक्सिलरेशन है ये क्या होगा बेटा? चेंज होता जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होता जाएगा? टेंजेंट के अलोंग चेंज होता जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव कर जाएगा? जिधर आपने एक बार फोर्स लगा दिया। वेलोसिटी इधर होगी, एक्सिलरेशन इधर होगा। फिर इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, अगर वो रेस्ट में है तो। ठीक है, तो अगर उसको हम रिलीज़ करते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को, तो वो कर्वीलिनियर पाथ अगर है तो उस पर कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल करे। वाई? रीज़न इसका क्या दोगे? बिकॉज द कर्वीलिनियर पाथ रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है उसकी बात वो रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आया? और अगर हम बात करते हैं क्या कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सो दे विल ट्रेवल डेफिनेटली इन द सेम डायरेक्शन। वाई? बिकॉज इट्स वेलोसिटी एज वेल एज एक्सिलरेशन बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका और कोई मोशन हो ही नहीं सकता है। इसका मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें है तो वो टेंजेंशियली क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर? हाँ बोलो बेटा। क्या? तो चार्ज ही तो रखा गया है। कह रहा है स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ही बीच में रखा गया, चाहे तुम ऐसे फील्ड बना लो, तुम इस चार्ज की बात कर रहे हो, तो उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ। वो मैंने यहाँ पर दिखाया तुम्हें, यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, इसलिए उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्री प्रोटॉन एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म है तो मोशन क्या होगा? ईदर अलोंग द फील्ड और ऑपोजिट टू द फील्ड। याद रहेगा हमेशा, ईदर अलोंग द फील्ड और ऑपोजिट टू द फील्ड। ठीक, कह रहा है क्या विच ऑफ द टू एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स एंड ग्रेटर एक्सिलरेशन। कौन ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कौन ज़्यादा एक्सिलरेशन एक्सपीरियंस करेगा? ज़रा सोच के बताओ मुझे। कंडीशन यही है बेटा। हाँ, ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड।
और यार मेरे साथ लिखा क्यों नहीं रहा, अच्छा मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं दिख रहा हूँ ना तुम्हें? ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका डायरेक्शन आपने यहाँ पर डिसाइड कर दिया। चलो ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर अगर आप दो पार्टिकल्स रख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं और एक क्या रख रहे हैं बेटा, प्रोटॉन रख रहे हैं। ठीक, प्रोटॉन जो है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द फील्ड या ऑपोजिट टू द फील्ड? कितना लगेगा, E इंटू ई। ठीक है, ये फोर्स लगेगा। और इस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, ऑपोजिट टू द फील्ड। उसकी वैल्यू कितनी होगी, E इंटू ई होगी। मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है और इस पर फोर्स ये लग रहा है। तो अगर देखा जाए फोर्स एट प्रोटॉन एंड फोर्स एट इलेक्ट्रॉन बोथ हैव द सिमिलर मैग्नीट्यूड। व्हाई? बिकॉज बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे हैव सेम चार्ज एज वेल। ठीक है, दोनों पर चार्ज भी क्या है, सेम है। ओके, बात नंबर 1 हो गई। लेकिन कह रहा है एक्सेलरेशन, तो चूंकि फोर्स अब क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये हो गया m इंटू ए। तो अगर ये कांस्टेंट है तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर कर लिया जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, mass of proton is greater than mass of electron, that will be less than 0. So acceleration of electron, mass क्या कर दिया मैंने, ये तो greater than 0 होगा ना बेटा। The mass of proton is greater than mass of electron. mass of proton is greater than mass of electron, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, greater than 1। हम कह सकते हैं a acceleration of electron is greater than acceleration of proton। क्लियर? ठीक है, अगला सवाल देखो। कह रहा नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बाय। ये आपको सबको पता है ना। चलो अगला सवाल। हाँ, टेंजेंट ड्रॉ करने पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और जबकि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर, जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था, सर हम लोग अगर यहाँ पर देखें, एक चार्ज की वजह से फील्ड इधर हो गया और दूसरे चार्ज के, मान लो दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसकी वजह से फील्ड E1 यहाँ हो गया, इसकी वजह से फील्ड सर E2 यहाँ हो गया, तब तो हम लोग दो फील्ड तो बता ही सकते हैं ना कि इसका लाइन ऑफ फोर्स अलग है, इसका लाइन ऑफ फोर्स अलग है। ठीक, तो मैंने यही चीज़ बताई बेटा कि अगर भले ही दो चार्ज है लेकिन किसी एक पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमारा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसी तरफ तो मूव करेगा। बोलो, हमने अभी एक क्वेश्चन तो दिखाया ना बेटा, एक एग्जांपल आपको मैंने दिया था। एग्जांपल मैंने ये दिया था, देखो यहाँ पर भले ही दो चार्ज हैं लेकिन ये जो है वो क्या है, अल्टीमेटली एक ही डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, कहीं पर भी लेकर जाओ। ठीक है, मतलब हमारा जो टेस्ट चार्ज है उस टेस्ट चार्ज पर भले ही दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, एक इधर लगाए एक इधर लगाए, बट अल्टीमेटली नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ही तो होगा। बोलो, तो अगर किसी टेस्ट चार्ज पर नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ही है तो मतलब क्या हो गया कि उस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोजीशन पर एक ही होगा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पॉसिबल है। ठीक, चलो अच्छा, अगला कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। व्हाई? रीजन क्या दोगे इसका? तो देखो इसका रीजन क्या दे लोगे, बताओ, कोई बताएगा क्या मुझे? तो इसका रीजन सिंपल सा क्या होता है कि जो हमारा कोई भी टेस्ट चार्ज है ना, प्लस क्यू नॉट, इस पर जो फोर्स लग रहा होता है F, जिसकी वैल्यू होती है क्या, K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज अ कंटिन्यूअस फोर्स। ठीक है, और ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस फोर्स दिस मोशन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। इसलिए इस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है बेटा, जो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस पाथ होगा।
चलो अगला पॉइंट आ जाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। वाई शुड अ टेस्ट चार्ज बी नेग्लिजिबली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। मैंने अभी स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि वाई शुड अ टेस्ट चार्ज बी नेग्लिजिबली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ये सवाल पूछा गया है और हमने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी जो चार्ज है वो नेग्लिजिबली स्मॉल क्यों होना चाहिए। रीज़न इसका क्या था बेटा, ताकि वो सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहते हो उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉल इनफ सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द distribution of charges those electric fields we wish to measure, otherwise the measured field will be different from the actual field। जो हम मेजर करना चाहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल से चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये छोटे एक एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं बेटा, ये सवालों को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी और है, देखो टेस्ट चार्ज से ही रिलेटेड कह रहा है क्या कि इन आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी टेस्ट सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा रखते हैं। और कह रहा है क्या, हाउ हाउ दिस कंडीशन कैन बी जस्टिफाइड व्हेन वी नो दैट द चार्ज इज लेस देन दैट ऑफ चार्ज एट वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। मतलब कहा जा रहा है क्या कि एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज एग्जिस्ट करता है उससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये कॉन्सेप्ट ला कर सकते हैं कि नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज होता है किस पर, टेस्ट चार्ज पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या दे लोगे? सिंपल सा बताया था मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसकी वैल्यू भी अगर देखा जाए 1.6 - 19 कूलम, और जो हम लोग एज अ सोर्स चार्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो कूलम में, या मैक्स टू मैक्स मतलब मिनिमम से मिनिमम नैनो कूलम में। तो अगर हम नैनो कूलम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नैनो कूलम और 10⁻⁻19 में कितने का डिफरेंस है, -10 पावर का डिफरेंस, -10 का मतलब कितना, एक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ 1 लगा दो, इतना छोटा। क्या ये नेग्लिजिबली स्मॉल से कहा जा सकता है, बोलो कंपैरेटिवली कह सकते हैं ना? तो बस इसीलिए यही इसका आंसर है। अगर इसका आंसर यहाँ पर देखना चाहो तो यही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करनी कैसे लिखा जाता है आंसर, तो आप देख लो क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द चार्ज क्वांटाइजेशन द टेस्ट चार्ज Q0 कैन नॉट गो बिलो E। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाउएवर इन मैक्रोस्कोपिक सिचुएशन, मैक्रोस्कोपिक सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, जो हम एक्चुअल में लाइफ में चार्जेस की बात करते हैं, द सोर्स चार्ज इज मच लार्जर देन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सो द लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0। मतलब कंपैरेटिवली हम डेल्टा Q को 0 कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग दिस? चलो अगला, मैंने कहा बेटा देखो ऐसा सोचो कि हमने एक दिन इन्फिनाइट की कंडीशन बताई थी, इन्फिनाइट, अभी भी जैसे मैं बता रहा हूँ इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब जानते ही हो, अभी मैंने बताया था ना, उसमें डायग्राम दिखाया था कि यहाँ से लगभग कुछ मीटर पर, मतलब कुछ मीटर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद का रीजन क्या कहलाता है, इस चार्ज के लिए इन्फिनाइट कहलाता है। क्या वो रीजन तुम्हारे लिए इन्फिनाइट कहलाएगा? अब ऐसे सोचो ना कि इन्फिनाइट और 0 में क्या डिफरेंस है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन बेटा। जैसे अभी मान लो तुम लोग खुद को, या फिर तुम लोग ऐसा सोचते हो कि पवन सर का बहुत सारा पैसा होगा, करोड़पति होंगे पवन सर, है ना, ये तुम कंपेयर कर रहे हो किससे, एक, हाँ यस सर, देखो आ गई आवाज़, है ना। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो नॉर्मली एक इंसान है जो यहाँ पर बेसिकली कोचिंग चलाते होंगे, उनसे ज़्यादा मतलब पैसा है पवन सर के पास, वो रियलिटी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब ये ज़रा सोच के देखो कि यहाँ पर तुम कंपेयर कर रहे हो किसको, मुझे कंपेयर करो किसी और से। लेकिन बेटा मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मुझे ऐसे कंपेयर मत करो। मैं मान भी लेता हूँ कि चलो यार मेरे पास 10-20 लाख रुपए पड़े होंगे, मैं मान लेता हूँ,
मैं इस 20 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। अगर इस 20 लाख की मैं बात करूँ किससे, मैं कह दूँ कि भैया मुझे टाटा से कंपेयर करो या मुझे अंबानी से कंपेयर करो, तो उनके पास जितना रुपया है उसके कंपैरिजन में ये क्या है? तो हाँ, मनी टेंड्स टू जीरो। किसकी मनी? पवन सर के पास जो मनी है इट इज टेंड्स टू जीरो। किसके कंपैरिजन में? अंबानी के कंपैरिजन में बेटा, ठीक है? आर यू गेटिंग दिस? लेकिन अब यही चीज़ हो जाए, है ना, कि यही कंडीशन हो कि यार मेरे पास तो 20 लाख रुपए पड़े हैं, एक इंसान है जिसके पास बेचारे के पास 20 रुपए पड़े हैं, तो मेरे कंपैरिजन में ये क्या है? नेग्लेक्सिबल, ठीक है? हाँ, लेकिन किसी एक के पास क्या है? 2 लाख रुपए पड़े हैं और किसी के पास 2 रुपए पड़े हैं, तो 2 लाख के कंपैरिजन में ये नेग्लेक्सिबल है। बोलो, बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे हमारा ये सोर्स चार्ज था, इसको अपना रुतबा दिखाना था यहाँ पे। रुतबा समझते हो ना? तुम लखनऊ वाले हो यार, समझते होगे। भौकाल 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 आप समझते हो? तो उनको भौकाल दिखाना था, हाँ, कि भाई मेरा रौला कितना है यहाँ पे। तो मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसे। अब इसका मेजरमेंट कौन करेगा? वो टेस्ट चार्ज, ठीक है? अब ये टेस्ट चार्ज के पास भी अगर इतना अमाउंट में खुद का चार्ज होता कि अपना रौला खुद का, इसका खुद अलग रौला होता, तो ये क्या हो जाते, जो यहाँ पर नेट तुम्हें दिखता वो क्या होता? एग्जैक्टली इसका जितना फील्ड है वो ना दिखकर क्या मिलता तुम्हें? इसके फील्ड और इसके फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू मिली जुली सरकार बनती। समझ आ रही बात? इसीलिए इसको क्या रखा जाता है? इसके कंपैरिजन में, सोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा रखा जाता है। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है या प्रोटॉन पर जितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या? 10⁻⁻⁶ कूलम की बात कर रहा है या -9 कूलम की बात कर रहा है। इसके कंपैरिजन में -19 कूलम इज मच लेस देन, है ना, बहुत छोटा है, तो उसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल मान सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। हाँ, वाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन आउटवर्ड, अवे और फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। इसका रीज़न अगर पूछा जाए तो बहुत बेहुदा सा सवाल है, मैंने इसलिए आंसर इसको यहाँ पर रखा ताकि इसका आंसर तुम जान सको, है ना? अब जैसे जनरली मान लो तुम्हारे सामने अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में तुम बैठे हो और ऐसा सवाल पूछ दिया गया, इसका रीज़न भी तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्टली क्या लिखा जाए, इसमें गड़बड़ी है। बताओ क्या होगा आंसर? तुक्का मार लो यार कोई भी। अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। और कोई बताए? देखो बेटा, इसका डायरेक्शन एक्चुअली, अब इसका जैसे आंसर है ऐसे हमने तो क्या, ये किसी ने आके बताया था क्या? मतलब कोई खुदा आए थे क्या कि भैया नहीं, भगवान आके नीचे बता रहे हैं नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और नेगेटिव की तरफ होगा। ये किसने बताया? साइंटिस्ट लोगों ने ही तो डिसाइड किया, एक कन्वेंशन ही तो लिया गया। बहुत बढ़िया, कन्वेंशन। तो बाय कन्वेंशन हम लेते हैं ये क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? टूवर्ड्स एंड अवे, मतलब आउटवर्ड कह सकते हो या अवे, किससे? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। वाई ऐसा कन्वेंशन क्यों दिया गया? क्योंकि हम लोगों ने जो कन्वेंशन लिया उसको कैसे डिसाइड किया? बाय यूजिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम कह सकते हैं बाय कन्वेंशन व्हाट वी टेक, वी assume the path of a positive test charge represent the direction of electric field, hence we take the direction of electric field away from the positive charge while towards the negative charge. सिम नहीं निकला सर, सिम निकाल के स्टूडेंट को दे दो। बेटा समझ आ गई बात? हाँ, पढ़ लो। ये लीजिए, मैं आपको अपना 3 मार्क्स दे दूँ। क्लैरिटी हुई कुछ? अभी और आते हैं सवालों पर, काफ़ी सारे सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है?
बढ़े आगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वाई डू चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे हम लोगों ने मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसका जो चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा बेटा, सरफेस पर ही लाई करता है। ठीक है, तो सरफेस पर चार्ज क्यों लाई करता है, अंदर क्यों नहीं लाई करता है? अच्छा, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल, मतलब दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि अच्छा ये बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, तो तुम कहोगे क्योंकि सर अंदर चार्ज नहीं होता है ना बेटा? कह सकते हैं ना? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो 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 बोलो, कोई बात नहीं बेटा। नेट फोर्स जीरो। देखो, अगर तुम ऐसा बोल भी दो, मतलब तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ जाए ऐसा, है ना, कि ऐसा क्यों होता, जो आंसर अभी बताया वो आंसर भी चल सकता है, लेकिन काम चला वो आंसर है, परफेक्ट आंसर उसे नहीं कह सकते। बाहर से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, इसलिए ये बिल्कुल बेहुदा रीजन है बेटा, इसको कभी मत देना गलती से भी। हाँ, हाँ, ये भी एक अच्छा रीज़न है, बिल्कुल सही रीज़न है कि कोई भी सिस्टम जो है ना, एक रीज़न ये है कि कोई भी सिस्टम वो क्या करता है हमेशा, मतलब एक जो उसकी सेल्फ टेंडेंसी होती है, सिस्टम की सेल्फ टेंडेंसी क्या होती है, टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अभी आगे समझ में आएगा भी, तो पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमाइज होगा, जब इनके बीच की जो दूरी हो क्या हो, मैक्सिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R होता है। बात समझ में आया? तो जो दूरी मैक्सिमम पॉसिबल है वो कहाँ पर पॉसिबल है, सरफेस पर ही पॉसिबल है, अंदर पॉसिबल नहीं है। एक रीज़न ये बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, दूसरा रीज़न इसका ये भी दिया जा सकता है कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, वो हमेशा कहाँ पर लाई करता है बेटा, सरफेस पर ही लाई करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, एक्चुअली दे स्टार्ट और टर्मिनेट, इनका स्टार्टिंग और टर्मिनेशन हमेशा किस पर होता है बेटा, चार्ज पर होता है, किसी पॉइंट चार्ज पर होता है। बात समझ में आया? ये स्टार्ट कहाँ से होंगे, किसी चार्ज से, टर्मिनेट कहाँ पर होंगे, किसी चार्ज पर होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है बेटा, इस सरफेस से। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कहाँ से होती है, सरफेस से प्रोड्यूस होती है, इसलिए ऐसा माना जा सकता है क्या कि जहाँ से लाइन प्रोड्यूस हो रही है वहीं पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर लाई करेगा बेटा, सरफेस पर लाई करेगा। बोलो, बात समझ में आया? अब तुम्हारा एक सवाल यहीं पर बन जाएगा, सर फिर तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये आ जाए ना सर कि क्वेश्चन कोई कह दे कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम सरफेस, ये सरफेस से ही क्यों शुरू होती है? अब मुझे उसका कोई आंसर दे। हाँ, समझ में आ रहा है? ये तो कोई बहुत बेकार सवाल नहीं है सब, ये सब सवाल एक दूसरे का आंसर रिलेट करते हैं। मतलब फील्ड वहां से निकलता है ना, तो फील्ड अगर वहीं से निकलता है तो क्योंकि वहाँ चार्ज है, चार्ज से फील्ड निकलता है। ठीक है, हमने इसका रीजन दे दिया। चार्ज सरफेस पर ही क्यों लाई करते हैं, क्योंकि वहीं से फील्ड निकलती है। ओके, लेकिन बेटा देखो इसका दूसरा एक अच्छा जवाब हो सकता है क्या, जो मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, तो चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, इसका रीजन भी तो तुमने दे दिया। देखो, चार्ज अगर यहाँ पर अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये क्या कर सकते हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई गलत नहीं होगा कि कभी भी तुम रीजन दोगे कि सर अंदर चार्ज क्यों जीरो होता है, क्योंकि सब सरफेस पर लाई करते हैं। ठीक है, गलत इसमें भी कुछ नहीं होगा। एक नंबर का सवाल है, ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, रीजन तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि आप एक परफेक्ट लाइन लिख सकते हो। समझ गए?
जैसे एक कौन सा क्वेश्चन, ऐसे क्लास 10 में तुम लोगों को एक सवाल नहीं पूछा जाता था? हम्म, हम्म, अमीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों, लो क्यों रखा जाता है? एक क्वेश्चन का जवाब देते थे कि लो रखा जाता है ताकि उसमें से करंट इजीली पास हो सके, ठीक है। और इसका उल्टा कि अमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है, तो उसका आंसर होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो दीज क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक दैट, सो डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन। सिंपल इसके आंसर आप नोट कर लेना और इनके आंसर्स नोट करना। आप लोगों के पास अगर कोई नोटबुक होगी तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी भी नोट करने में कहीं से हेजिटेट मत होना, है ना, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस रहेगी तो लास्ट में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। चलो अगला ही हमारा सवाल है, हमने एक लाइन लास्ट क्लास में जब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रॉपर्टीज को पढ़ते टाइम एक लाइन हम लोगों ने याद करी थी क्या, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, उसकी डेंसिटी या नंबर, दोनों की बात कर लो, नंबर या डेंसिटी, वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ज है क्या, Q2, और एक चार्ज है क्या, Q1। Q2 और Q1 की जब बात हो रही होती है तो Q2 से अगर मान लो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इस पर क्या हो रही है, कम टर्मिनेट हो रही हैं, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और Q2 इज ग्रेटर देन Q1? बोलो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। हेलो, सेकंड वाला सही होगा। मतलब हमने ये बताया था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस चार्ज से जितना ज्यादा निकलेंगे, इसका मतलब ये है कि वो चार्ज उतना ज्यादा चार्ज है, उसका अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ज्यादा है। क्लियर? तो अगर यहां पर देखा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बोल सकते हैं हम क्या? बोलो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू N1 रेशियो N2? अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये बोला जा सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ द लाइंस आर ड्रॉन इन प्रोपोर्शन टू द चार्ज। देखो समझ आ रही बात? जो यहां मैंने स्टेटमेंट लिखा है वही स्टेटमेंट यहां पर लिख दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो लाइंस ड्रॉ करी गई हैं उनके प्रोपोर्शन में ड्रॉ करी गई हैं, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2? तो भाई Q1 और Q2 का रेशियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब Q2 पर 12 है, यानी कि N2 का नंबर कितना है 12, और N1 का नंबर कितना है बेटा 6, है ना? सही है बेटा। N2 की संख्या टोटल कितना है 18, और N1 की संख्या कितनी है बेटा 6। नहीं समझे? समझ पाए बेटा? ये 6 तो होंगी, ये 6 भी होंगी, और ये 6 भी तो किसकी लाइंस है? Q2 से ही तो निकल रही है भाई। हेलो, समझ पा रहे हो ना बेटा? तो हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम बच्चा ये गलती जरूर करता है जल्दीबाजी में। इट्स अ कॉमन, मतलब कॉमन कह सकते हो प्रॉब्लम सबके साथ। जो जल्दीबाजी में क्या गिनेगा, ये 6 गिनेगा और ये 6 गिनेगा, तो इसके लिए कौन सा गिनेगा, ये 6 गिनेगा। समझ गए? तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, N1 is 6 और N2 is 18, आंसर विल बी 1:3। क्लियर? हाँ भाई, अब यहाँ पर ये सवाल जो है, सवाल को मैं थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिख देता हूँ। कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो स्पेसिंग है, ठीक, किसकी स्पेसिंग है बेटा, फील्ड लाइंस की स्पेसिंग जो है, यहाँ पर जो स्पेसिंग है D, और यहाँ पर जो स्पेसिंग है क्या, D डैश। D डैश इज व्हाट, D/4। यहाँ पर जो दूरी है ये क्या है, 4D डैश के बराबर है, मतलब ये दूरी 4 गुना है।
यहाँ के कंपैरिजन में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज 40 न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी? ऑप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। 160 न्यूटन पर कूलम, 80 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। डर के क्यों बोल रहे हो? जो बोलना बोलो। टेन न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही जवाब। 10 न्यूटन पर कूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो यार, जहां पर हम लोग बात किए थे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर लाइंस डेंस होती हैं, है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में जहां पर वो उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है बेटा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर इक्वल, बट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1/4 है। तो ई बी जो होगा 1/4 ऑफ ई ऑफ ए बी होगा, दैट इज 1/4/40, दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, ये सब केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको आइडिया है तो आप लगा लीजिए। ठीक है, बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अब देखो हमारे पास अब जो सवाल आने वाले हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब जो हमारे पास सवाल आने वाले हैं, उन सवालों की कैटेगरी मैं आपको बता दूं, 2 ही कैटेगरी के सवाल आपको मिलने वाले हैं। 2 ही कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी? जो कैटेगरी आपने फोर्स में लगाया था। कैटेगरी नंबर 1, 3 कैटेगरी में कर लेते हैं। कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी कैटेगरी नंबर 1, बेसिक फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू KQ/R स्क्वायर पर बेस्ड, या फिर बेसिक फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ/R³ R2 माइनस R1 याद रखेंगे। वो बात समझ में आई। दूसरा किस पर बेस्ड होता है बेटा? सुपर पोजिशन पर। सुपर पोजिशन पर बेस्ड होता है क्वेश्चन। और तीसरा किस पर बेस्ड होगा भाई? इक्विलिब्रियम पर। किस पर बेस्ड होगा? इक्विलिब्रियम। समझ आ रही बात? तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? इस पर पढ़ना और इस पर पढ़ना, सुपर पोजिशन, इक्विलिब्रियम पे। ये सवाल आराम से ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सुपर पोजिशन। समझते हो ना? किसी एक पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कैसे निकालोगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 का सबका वेक्टर सम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, Q इंटू E एक फोर्स हो जाएगा ये, और एक कोई और फोर्स होगा जो बैलेंस कर रहा होगा, दोनों को बैलेंस कर दोगे। क्लियर है? ये समझ पाए भाई? तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला है यहाँ पर आपके सामने, कह रहा है 5 माइक्रो कूलम पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0.2 एंड y इज इक्वल्स टू 0.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट एट ओरिजिन। दूसरा कह रहा है एट पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स। बेटा वो अभी स्क्रीन ब्लर इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क नहीं होगा। देखो अभी थोड़ी देर में सही आ जाएगा। सबको ब्लर आ रहा है क्या? हाँ, तो अब अभी ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू 1 मीटर, y की वैल्यू 1 मीटर है, और जबकि इनके पोजीशन कहाँ पर? यहाँ पर है। तो फाइंड एट ओरिजिन और कोऑर्डिनेट्स को बताओ। 5 माइक्रोकूलम पॉइंट एट अ पॉइंट कितना? देखो आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इस आसान से सवाल को हम लोग एक और जगह पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिख रहा है 3D डायग्राम? फिलहाल इसको 2D में देखो। ये 3D है। अगर तुम्हें यहाँ पर देखना भी हो
तो कह रहा क्या कि अलग अलग पोजीशन है यहाँ पे, और अलग अलग पोजीशन पर क्या हुआ है, ये रखा गया है। पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ बेटा, x की वैल्यू 0.3 है और y की वैल्यू कितना है 0.2 है, मतलब 0.3 0.2 चार्ज कहाँ रखा हुआ बेटा, यहाँ पर रखा हुआ है। बोलो, चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर जाओगे, और कह रहा है क्या एक पोजीशन है 2,3, तो उस पोजीशन पर चलो मैं तुम्हें वहीं बता देता हूँ, बाद में दिखाऊंगा, तो रिलेटेड एक तो क्वेश्चन कराऊंगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है भैया, Q की, Q मतलब सोर्स चार्ज कितना है बेटा, +50 माइक्रोकूलम, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट, ये कहां पर रखा हुआ है, मतलब अगर मैं कहूं क्या, पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज R2 होगा या R1 होगा, बता, R1 होगा, जिससे तुम क्या बोल सकते हो 0.2 i कैप प्लस 0.3 j कैप। अरे बेटिंग याद है, ये पोजीशन होता था क्या, x1 y1, और ये कौन सा होता था, x2 y2, तो R2 वेक्टर तो ये होता था, R1 इसका पोजीशन वेक्टर था, बोल है ना बेटा। तो R1 तो तुम्हें पता चल गया, और कह रहा है एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ही तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब R2 तुम क्या बोल सकते हो, बोलो, हाँ सिंपल, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। What will be the value of electric field vector if I say, तो तुम कहोगे सर k का मतलब होता है 9 × 10 to the power 9, q मतलब 5 × 10 to the power -6 अपॉन r क्यूब, r क्यूब का मतलब क्या है, पहले r वेक्टर अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो, r2 - r1 कर लिया, ठीक है, r2 - r1 करेगा तो क्या हो जाएगा, सोच, 0.2 i कैप प्लस 0.3 j कैप, ये r वेक्टर हो गया, ठीक है, और r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, r वेक्टर का अंडर रूट 0.04 0.09 अंडर रूट 0.13, ठीक है, 0.13 करेगा तो होल क्यूब हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखेगा, R2 - R1, तो वही आ जाएगा 0, 2 i कैप, समझ आई बात, हेलो। बट एक चीज मुझे डाउट हो रहा है, अभी भी डाउट हो रहा है, तुम लोग कह रहे हो सही है सर, लेकिन जरा सोचिए सर, है ना, कि आपको कहाँ निकालना था, ये चीज ओरिजिन पे निकालना था भाई, है ना, और यहाँ हाँ 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 वही चीज मैं कह रहा हूँ, वही गड़बड़ी कह रहा हूँ, क्योंकि देखो डायरेक्शन वैसे भी देखा जाए तो इस डायरेक्शन में होगा, समझ पा रहे हो, x और y नेगेटिव में आना चाहिए, R2 - R1 करोगे यार, क्लियर है, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू 1 i कैप 1 j कैप हो जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा, समझो, ये बेसिक सवाल था पहले टाइप, समझ गए। चलो एक और सवाल हम लोग करते हैं, आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज 1 ही घंटे में छोड़ने वाला हूँ तुम लोगों को, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, हमारा आज का हो जाएगा, फिर अगली क्लास में मिलेंगे यार, ठीक है। चल देख जरा यहाँ पे, इसके बारे में सोच, कह रहा है क्या, फाइंड द चार्ज एट पॉइंट O, कह रहा O पर कितना चार्ज रखा जाए, क्या, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज 0 एज शोन इन फिगर, जिससे कि A पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या मिल जाए तुम्हें, 0 मिल जाए, मतलब समझ पा रहे हो बेटा, यहां पर मुझे क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 चाहिए, इसका मतलब कौन कौन नेट, अभी इसको छोड़ दो, भूल जाओ कि यहाँ पर कोई चार्ज है, पहले सोचो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना और किधर होगा, ठीक है, अमाउंट और डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल सुपर पोजिशन लगेगा, देखो हमारे पास क्या है, ये है -2q और ये क्या -2q, ठीक है, अब इस -2q की वजह से
पॉइंट ए पर, मतलब सी पर रखे हुए चार्ज की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और बी पर रखे हुए चार्ज की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर एक सी पॉइंट है जहाँ पर चार्ज कितना है -2q, और इससे किस दूरी पर है वे, यहाँ ए दूरी पर है, तो इस पॉइंट ए पर बता फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसकी वजह से, टूवर्ड्स होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। बोलो और दूसरा वाला जो चार्ज बी पर है वो भी कितना है -2q। हाँ बोलो बेटा, मतलब -2q को अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पर ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी है, दोनों का डायरेक्शन तो हमने देख लिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखना चाहेगा, देख दूरी सेम है, सोर्स चार्ज सेम है, तो फील्ड का वैल्यू जो होगा EC और EB दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है बेटा। मतलब क्या हो जाएगा 2kq अपॉन r, ये जगह a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने तुम्हें एक बात बताया था कि इफ देयर आर टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट 120 डिग्री देन इट्स रिजल्टेंट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। याद है किसी को? अगर नहीं याद है बेटा तो याद कर लो इस चीज को। क्या रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। a और b बराबर है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि a b बराबर है 2a स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1/2, इसलिए ये कटेगा तो क्या बचेगा √2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट विल गिव यू a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। बोलो मतलब अगर हम दो ही वेक्टर का रिजल्टेंट निकालें तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बोलो एंगल बाइसेक्टर, यानी कि 60 डिग्री पर जाएगा, और इसका अमाउंट कितना होगा, इसी E के बराबर होगा। क्लियर है? यही तो अब देखो हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर जितने चार्ज वार्ज थे सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिल रहा है और इधर मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को तो वैनिश करना है मुझे, इसी को तो खत्म करना है। मुझे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, तो जिसको खत्म करना उसके ऑपोजिट चाहिए होगा। बोलो हेलो। और अगर इसके ऑपोजिट चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जो मुझे रिक्वायर्ड है, ER बोल देता हूं, तो ER मस्ट बी इक्वल टू इक्वल एंड ऑपोजिट टू E, और E की वैल्यू है कितनी, 2kq/a स्क्वायर। अच्छा यार, अगर इतनी वैल्यू ही, हाँ बोलो बेटा। अरे यार यहाँ पर देख Q है और Q की जगह क्या लिखा है, 2q लिखा है ना बेटा। तो अब देख यहाँ पर ER की वैल्यू क्या है, ER का मतलब क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर है और इसकी दूरी कितनी है 3a है। 3a दूरी पर यहाँ चार्ज कितना मान ले बेटा, Q डैश मान ले, तो Q डैश की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चाहिए तुम्हें, इधर चाहिए। कितना चाहिए पता नहीं, लेकिन उसके बराबर चाहिए, ये मुझे पता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, ER की वैल्यू क्या लिखेगा, ER की वैल्यू क्या लिखेगा, बोल K, ठीक है। Q कितना है मुझे नहीं पता है, दूरी कितना है 3a का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्या 2kq अपॉन a स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? K से K कटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, q डैश अपॉन 9 बचा बराबर 2q बचा, तो q डैश मस्ट बी इक्वल्स टू 18q। मतलब जो यहाँ पर चार्ज रखा जाए उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 18q, लेकिन उसका नेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर रखे हुए चार्ज के ऑपोजिट, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो द आंसर मस्ट बी +18q। समझ पा रहे हो? क्या बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नहीं है जैसे हम लोग अभी तक लगाते आए हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन आराम से लगाए जा सकते हैं, ठीक। तो आज आपको यहीं तक मैं पढ़ाऊंगा,
ठीक है भाई, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अच्छा ये बताओ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ोगे? अच्छा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो संडे को सवाल लगाओ, ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को, ओके? हाँ बोलो बेटा। मैं समझा, अच्छा हाँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी, है ना? अच्छा ठीक।